नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर श्वसन। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, बट वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इस वीडियो के अंदर हम जिन टॉपिक को पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, चौथा है साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन और पांचवा है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ेंगे। छठा पॉइंट है एम्फिबोलिक पाथवे, सातवां है रेस्पिरेटरी कोसेंट और आठवां है अदर्स पाथवे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखो, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये प्रोसेस हो गई ब्रीदिंग। जबकि रेस्पिरेशन है एक तरीके से सेलुलर प्रोसेस है। इसका मतलब कोशिका स्तर तक होने वाली एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है ताकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सके और उस सेल को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि बॉडी का क्या हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा जिसको हम बोल सकते हैं HC6H12O6, ये क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में टूटेगा, CO2 और H2O के अंदर। मतलब वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर रिलीज होगा, साथ ही साथ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी मिलेगी, 686 किलो कैलोरी। और यही प्रोसेस अगर हम बात करें बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो अपन बोल सकते हैं C6H12O6 ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और अपने पास बन गया C2H5OH और एनर्जी कितनी मिल गई अपने पास, 56 किलो कैलोरी। ये इक्वेशन आपने बहुत बार देखी होगी। ये दो अलग अलग तरीके की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। जब हम टाइप्स देखेंगे तो इसको और थोड़ा ब्रॉडली देख लेंगे। अब अगला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो, चूंकि ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है इसलिए क्या होगा, एक सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी जो ब्रेकडाउन होगा और उससे फिर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए सबस्ट्रेट के तौर पर अपने पास क्या हो सकता है, अपने पास प्रोटीन हो सकता है, अपने पास कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, और अपने पास हो सकता है लिपिड। समझे आप, ये तीन तरीके से अपने पास सबस्ट्रेट हो सकते हैं जिनसे अपन को क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है। तो प्रोटीन जब एज ए सबस्ट्रेट अपन काम में लेते हैं तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। आप ये याद रख लेना, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। देखो इसमें PRO आ रहा है, यहाँ पर PRO आ रहा है, तो आपको ये याद हो जाएगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एज ए सबस्ट्रेट हम काम में लेते हैं तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, मोस्टली क्या काम में रहेगा, इनिशियल सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब एब्सेंट रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड एज ए सबस्ट्रेट काम करेंगे। ये दो पॉइंट अपन ने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक को अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गया एक तो एरोबिक और एक हो गया एनएरोबिक। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको सिंपल साइन का एग्जांपल बताऊं इतने में आपको ये क्लियर रहेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन मुख्यतः क्या होता है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर होता है। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, फंजाई के अंदर रहेगा, बैक्टीरिया के अंदर रहेगा और जर्मिनेटेड सीड्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली अपन ने क्या कर लिया, इनके जो डिफरेंस है मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिंपल सा पता चल रहा है कि अपन ने क्या काम में ली है, ऑक्सीजन काम में लिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बनेगी। इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम बनेगी। इसके पास जो प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो अपने पास CO2 और H2O बन रहे हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अपने पास प्रोडक्ट कौन से हैं, CO2
और साथ ही साथ क्या बन रहा है C2H5OH। इसका मतलब ये वाटर का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं हो रहा है। ये समझ में आया था ना आपको। नेक्स्ट जो ये प्रोसेस है वो फंजाई वगैरह के अंदर होता है ये वाला, और ये क्या होता है लिविंग सेल्स के अंदर होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किए, इनके कुछ डिफरेंस देखे एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन को। अब जब आगे हम फर्मेंटेशन को देखेंगे इसके अंदर, तब हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बाद में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ रहता है, देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जैसे मैंने एक सेल बना दी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, यहाँ पर मैंने ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ पर हो गई, ये प्रोसेस हो गई साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद में पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर होगा, और कुछ प्रोसेस कहाँ पर होगी, इस मेम्ब्रेन के साथ। तो कुछ पोर्शन तो कहाँ पर कंप्लीट होगा, मैट्रिक्स के अंदर, और कुछ पोर्शन इसका है वो कहाँ पर होगा, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया इसका, जो साइट्स हैं उसके अंदर। साइट्स कौन कौन सी है, एक तो हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक हो गया मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ये साइट हो गई रेस्पिरेशन की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला देखते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। इसको फ्लो चार्ट के अंदर मैंने ड्रॉ कर लिया ताकि आपका थोड़ा टाइम बच सके। देखो अपन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते जाएंगे साथ साथ, ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। देखो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, वो पहली बात तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है कि ये एरोबिक और एनएरोबिक, पहली बात तो ये हो गई कि ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशंस के अंदर होगी। एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन, मतलब बैक्टीरिया वगैरह में भी ये हो रही है इनिशियल प्रोसेस के रूप में, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें या प्लांट्स की बात करें, उनके अंदर भी ये प्रोसेस हो रही है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होगा, चूंकि ये नाम ग्लाइकोलाइसिस है तो इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन। तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। दो बात। तीसरी, ये जो प्रोसेस है जो चल रही है जिसके अंदर ग्लूकोज क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड, तो इसका मतलब अपने पास टारगेट कहाँ से कहाँ हो गया, ग्लूकोज बना क्या रहा है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर कितने हैं, 6 कार्बन है, और पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन गए यहाँ पर, 2। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए 2। अब ये बात आती है दिमाग में कि ये प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्योंकि हर सेल के अंदर, चाहे बैक्टीरिया की बात करें या फिर प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की, तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो उसके अंदर ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब 5th पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस है इसके बारे में डिस्कवरी किसने की, तो इसकी प्रोसेस की डिस्कवरी की थी एम्बडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास। ये 3 साइंटिस्ट थे, EMP, ठीक है, एम्बडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास। इन 3 ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और इस डिस्कवरी के बेसिस पे इन तीनों के नाम के आधार पर इस पाथवे को हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी EMP पाथवे के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब वो बात कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। 6th पॉइंट, देखो हमने शुरुआत में देखा था कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन याद रखना ये जो 3 प्रोसेस चलती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इनके अंदर ये वाली जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, उसके हम बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये याद रखना है। ऑक्सीजन नॉट इन्वॉल्व्ड,
ऑक्सीजन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है, इस प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या किया है, देखो ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक एसिड। एक बार मैं आपको ये नाम बता देता हूँ सारा। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। आप इनको शॉर्ट में लिखोगे तो आपको ये ज्यादा जल्दी याद रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, उसके बाद है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद है फॉस्फोइनोल पायरुवेट और ये पायरुविक एसिड। तो इस प्रोसेस के अंदर देखो यहाँ पर PgAl है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड के अंदर। उस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होगा। और जब हम प्लांट की हम बात कर रहे थे, जब हम बात करेंगे ना फोटोसिंथेसिस में, उसमें क्या होगा, एसिड कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। जब हम बात करें जो C3 साइकिल है उसकी, उस कंडीशन में एसिड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। हम वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एनर्जी को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है अपन ने इनको क्या कर लिया, 9 पार्ट इसके डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टेप की अपन ने इसको प्रोसेस को बता दिया। अब देखो सबसे पहले हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका मतलब ग्लूकोज की जो 6 पोजीशन है उसके ऊपर फॉस्फेट जा रहा है। ये फॉस्फेट आएगा कहां से, ये फॉस्फेट आएगा एटीपी से। जब एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी में तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसने पकड़ा, इस एंजाइम ने पकड़ा, हेक्सोकाइनेज, और कहां पर रिलीज कर दिया, ग्लूकोज की 6 पोजीशन के ऊपर। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। हेक्सो का मतलब हो गया हेक्सो शुगर के ऊपर काम कर रहा है, और एक काइनेज एंजाइम हो गया। याद रखना काइनेज एंजाइम का जहां पर भी यहां पर नाम आए तो याद रखना वहां पर Mg+ का रोल इंपॉर्टेंट है। Mg+2 मतलब इसकी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, Mg+2 चाहिए। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया अपने पास। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इनकी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज इनके अंदर कार्बन के नंबर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की आइसोमर फॉर्म है। उस कंडीशन के अंदर नाम क्या होगा, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ये नाम हो गया। ये थर्ड प्रोसेस के ऊपर रहेगा ना, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। ये क्या रहेगा, एटीपी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपीआई में। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया ग्लूकोज से, आइसोमर फॉर्म चेंज हो गई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। तीसरी प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, जो आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम आ गया वापस। इसने क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय द यूज ऑफ एटीपी। अब देखो ये जो पहली प्रोसेस है और तीसरी प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एटीपी काम में आ रही है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एंड थर्ड एटीपी यूज्ड। पहली और तीसरी प्रोसेस के अंदर एटीपी काम में आ गई। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया। एल्डोलेज से इसके अंदर कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब ये पीजीए किस 2 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये जो PgAl है वो DHAP में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। ठीक है, तो 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो एंजाइम है उसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये भी दोनों एक दूसरे की आइसोमर फॉर्म है। अब देखो PgAl के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। इसका मतलब याद रखना आगे की प्रोसेस के अंदर 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर क्या रहेगा, 2 मॉलिक्यूल बने PgAl के। अपन बात करें PgAl के आगे कन्वर्जन की, तो 3 PgAl कन्वर्ट किस में हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो एंजाइम काम में आएगा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका नाम 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। देखो ये आ गया डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट रोल करेगा किसके लिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड, या हाइड्रोजन को रिलीज कराएगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो 2 NAD है उससे क्या बन गया अपने पास, 2 NADH + 2 H, ये अपने पास बन गए।
ठीक है, कौन सी प्रोसेस के अंदर? 5th नंबर प्रोसेस में। फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वापस से काइनेज आ रहा है, इसका मतलब क्या करेगा? यहां पर 2-ADP से क्या बनाएगा? ये 2-ATP। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बना अपने पास? 2-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? म्यूटेज की प्रेजेंस में, क्योंकि ये 3 पोजीशन के ऊपर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अभी किसके ऊपर आ गया? 2 के ऊपर। इसका मतलब इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, इसलिए जो एंजाइम आ गया उसको अपन ने बोल दिया म्यूटेज। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर एंजाइम कौन सा आ गया? इनोलेज के अंदर। और लास्ट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? पायरुविक एसिड में। एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है पीके, मतलब पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एंजाइम आ गया। इस कंडीशन के अंदर क्या बना अपने पास? 2-ADP और 2-ATP। 2-ADP किस में कन्वर्ट हो गया? 2-ATP में। अब देखो 1 और 3 प्रोसेस के ऊपर अपन ने बताया, 1 के ऊपर 3 के ऊपर अपन ने क्या बता दिया कि ATP यूज हुई है। और 5th प्रोसेस के अंदर क्या हुआ अपने पास? 2NADH2 अपने पास इनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, 5th नंबर प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है 6th नंबर प्रोसेस और ये वाली 9th नंबर प्रोसेस, 6 और ये 9th, इसके अंदर क्या हुआ अपने पास? 2 और 2 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। 4 ATP बनी है, 2 तो यहां पर बन गई और 2 यहां पर बन गई, ठीक है। इस तरीके से अपन देखें तो 2 ATP तो अपन ने यहां पर काम में ले ली और 4 यहां पर बन गई। तो टोटल अपने पास जो नेट प्रॉफिट हुआ ग्लाइकोलाइसिस में वो कितना हो गया? 2 ATP का। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? नेट जो प्रॉफिट आए तो आपको कितना बताना है? 2 ATP का। यहां पर देखो मैंने लिख रखा है ये एक्टिवेशन फेज है, इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर तो एक्टिवेट होता है और उसके बाद में ये वाली प्रोसेस है उसको अपन पे ऑफ बोलते हैं। मतलब यहाँ पर तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसके बाद में यहाँ पर एनर्जी अपन को प्रोड्यूस होगी। देखो एक तो यहाँ पर एनर्जी बन रही है, यहाँ पर बन रही है और ये आगे बनेगी, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो ये पे ऑफ प्रोसेस हो गई और ये क्या हो गई? एक्टिवेशन या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब देखो ये जो NADH बना ये कहाँ पर जाएगा? ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जाएगा और वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वहां पर एक शटल सिस्टम काम करता है, उसको हम जब ETS को देखेंगे तब उसको देखेंगे कि कितनी एनर्जी उसके अंदर बनेगी, ठीक है। इसके अंदर अगला पॉइंट है ये जो प्रोसेस है 1, 3 और 9, 1 उसके बाद में ये 3 और ये 9। आप इन तीनों में देख पा रहे हो कि एक इस डायरेक्शन में एरो है, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आपको इसमें ये पॉइंट याद रखना है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर 12 नंबर का, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस 6 नंबर है और ये 9 नंबर है, 6 और ये 9, इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। देखो फॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो भी मेटाबोलाइट है, मेटाबोलाइट क्या, देखो इसमें ये मेटाबोलाइट है और इसके अंदर ये वाला मेटाबोलाइट है, ये डायरेक्ट ATP प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अदरवाइज क्या होता है? ETS में जाने के बाद में एनर्जी अपन को ATP की फॉर्म में मिलती है, इसलिए 6 और 9 प्रोसेस के ऊपर क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये बनेगा कितनी एनर्जी का नेट गेन होता है, तो नेट गेन आपको इसमें बता देना है 2 ATP का, ठीक है। ये पूछिए कि ETS के बाद में कितना होना है, तो ETS के बाद में यहां से 2 पाथवे ओपन होते हैं, 2 पाथवे ओपन होते हैं। ETS के अंदर ये NADH जब जाएगा तो एक होता है GPS पाथवे और एक होता है MAS पाथवे। GPS का मतलब ग्लिसरो फॉस्फेट शटल और MAS का मतलब मेलेट एस्पार्टेट शटल। ये 2 शटल हैं जिनके बारे में हम जब ETS देखेंगे उससे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है 13 नंबर, और वो आपको याद रखना है कि ये जो PF के एंजाइम है इसको पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पेस मेकर।
पेसमेकर, ये बात आप लिख लेना। पेसमेकर का मतलब एक बार ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ तक पहुंच गई, उसके बाद में ये कंट्रोल नहीं होगी, मतलब ये पायरुविक एसिड बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब इसकी जो स्पीड को रेगुलेट करने का काम है वो किसका हो गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का। इसका मतलब रेट लिमिटिंग एंजाइम के नाम से भी इसको जानते हैं हम, ठीक है। जो ये एंजाइम है जिसको अपन पायरुवेट काइनेज बोलते हैं, इसको याद रखना। इसको इसका जो इनिबिटर है जिसको अपन एलोस्टोरिक इनिबिटर के नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, एसिटोइल कोएंजाइम। जब एसिटोइल कोएंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये पीके अपना काम नहीं कर पाएगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो बना उसका क्या भविष्य है उसके बारे में। अब ये देखो, ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड इस प्रोसेस के अंदर अपन इस डायग्राम में देखेंगे कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना कहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म में। फिर ये पायरुविक एसिड कहाँ पर जाता है, मैट्रिक्स में। ये कंडीशन कब होती है, जब हम बात करते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये मैट्रिक्स में जाता है, और मैट्रिक्स में जाने के बाद में वहां पर दो प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। एक को अपन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, और एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन क्रेब्स साइकिल। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद में जो अपने पास एनर्जी करेंसी आती है, उससे एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए अपने को कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, ईटीएस। उसकी तरफ हम बाद में बढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन की अब्सेंस रहती है, मतलब जब एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में इसका क्या भविष्य, ये क्या बना सकता है। देखो, जब भी पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अब्सेंस में प्रोसेस को फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। इसके बारे में बताया था सबसे पहले गे लुशाक, ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में बताया था। और उन्होंने बोला कि जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब उतनी एनर्जी नहीं बनेगी जितनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है। अब अपन देखते हैं इसमें फर्मेंटेशन की कौन कौन सी प्रोसेस है। देखो, फर्मेंटेशन एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होता है ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे सिंपल जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो किस में होगा, ईस्ट के अंदर और फंजाई में। ईस्ट के बारे में आपको नहीं लिखा जाएगा, और वो यहाँ पर इसमें लिख सकता है कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है उसके अंदर कौन सा होगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, वो भी क्या है, ईस्ट है। अब होगा क्या इसमें, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसको पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस में एसिटेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेज है इसलिए क्या रिलीज हो जाएगी, CO2। ये प्रोसेस के लिए एक्टिवेटर का काम कौन करेगा, मैग्नीशियम। अब देखो, एसिटेल्डिहाइड वापस से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इथेनॉल में। इस प्रोसेस में इसने क्या किया, 2 NADH को काम में ले लिया और कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, 2 NAD+ के अंदर। ये प्रोसेस कौन से एंजाइम से हुई, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ये इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हुई, तो अपने पास बना इथेनॉल, जिसको अपने बोल दिया 2C2H5OH। तो अपने पास देखो यहाँ पर CO2 बन रहा है, और साथ ही साथ अपने एनर्जी को काम में ले लिया 2 NADH को। तो यहां पर 2 NADH को काम में ले लिया, और शुरुआत में देखें हम तो ग्लूकोज की प्रोसेस, चूंकि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, दोनों में ये प्रोसेस तो सभी में होनी है। तो उस प्रोसेस में अपन ने देखा कि फिफ्थ जो प्रोसेस है उसके अंदर NADH बन रहा था। कितने बन रहे थे, 2 बन रहे थे। तो 2 वहां पर तो बन रहे थे, यहां पर कंज्यूम कर लिए, तो ये तो हो गया इक्वल। अब इसके अंदर एनर्जी कहां बनी, एनर्जी सिर्फ 6 और 9 के ऊपर जो 4 ATP बनी थी ना, वो एनर्जी का प्रोडक्शन है, जिसमें से 2 तो काम में ले ली गई। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि जो नेट गेन है इसके पास वो कितना है, सिर्फ 2 ATP का, 2 ATP सिर्फ इसके अंदर बन रही है। तब एक इफेक्ट आता है यहां पर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, उसको बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट क्या है, देखो, किसी भी ईस्ट सेल को जब हम
एनएरोबिक कंडीशन से एरोबिक कंडीशन की ओर ले जाते हैं, तो वो ग्लूकोज का कंजप्शन क्या कर देती है, कम कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि जब वो एनएरोबिक कंडीशन में रहती है तब उसको एनर्जी के लिए बहुत सारा ग्लूकोज लेना पड़ता है, क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन में सिर्फ 2 एटीपी बन रही है, इसलिए वो क्या करेगा, खूब सारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही वो एरोबिक कंडीशन में जाएगा तो एरोबिक कंडीशन के अंदर तो एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी मिल रही है, 38 एटीपी, इसलिए वो ग्लूकोज का कंजप्शन कम कर देगा। इस तरीके से जब अपन उसका जो मीडियम चेंज करते हैं एनएरोबिक से एरोबिक कंडीशन, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज के कंजप्शन को कम कर देता है। उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। अब देखते हैं इसके अंदर दूसरा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये किसके अंदर होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और अपनी जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जब हम पैदल चलते हैं कई देर तक तो क्या होगा कि मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। उसका रीजन क्या है कि लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब देखो पायरुविक एसिड जिंक की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। वही लैक्टिक एसिड यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज आ गया, जिसने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। एक आता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अंदर पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटोबैक्टर एसिटाइजो बैक्टीरिया उसके अंदर होगा। ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, ये किसके अंदर होगा, ये बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकस, उसके अंदर होगा। उसके अंदर क्या होगा, पायरुविक एसिड से ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो उस फर्मेंटेशन को बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। इस तरीके से अपन ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस देख लिया। अब अपन बढ़ते हैं, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तब पायरुविक एसिड की कौन कौन सी प्रोसेस है चलनी है उनके बारे में। पहले देखते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। अब देखो हम आगे देखते हैं, अपने पास आ गए पायरुविक एसिड और अपन चल रहे हैं कौन सी प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये पायरुविक एसिड जो बना अपने पास, कितने मॉलिक्यूल बने उसके, 2 मॉलिक्यूल बने 3 कार्बन के। ये प्रोसेस कहाँ पर हुई थी, पायरुविक एसिड वाली, पायरुविक एसिड के बनने की प्रोसेस तो इस साइटोप्लाज्म में। और अब ये साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म से ये कहाँ पर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एसिटोइल कोएंजाइम। तो ये पायरुविक एसिड से एसिटोइल कोएंजाइम के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। कितने CO2 रिलीज होंगे, 2 CO2। अब देखो अपन ने जब एक इक्वेशन देखी थी रेस्पिरेशन की, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन काम में आ रही है, 6 ऑक्सीजन काम में आई थी अपने पास, और रिलीज कितनी हुई थी, 6 CO2। तो वो ग्लाइकोलाइसिस में तो अपन को मिली नहीं थी, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रही है, 2 CO2 तो यहाँ से आएंगी, और बाकी की बची हुई 4 CO2 अपन को कहाँ से मिलेंगे, क्रेब साइकिल से। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर एक एंजाइम काम में आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है, उसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, PDH के नाम से इसको जानते हैं। इस एंजाइम के पास 3 साइट होती हैं, E1 साइट, E2 साइट और E3 साइट, 3 साइट होती है। इन 3 साइट के साथ में क्या करते हैं कि कुछ को फैक्टर होते हैं जो इस PDH को एक्टिवेट किए हुए रखते हैं। तो ये 5 को फैक्टर हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं ताकि ये पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर सके, एसिटोइल कोएंजाइम के अंदर। ये 5 कौन से हैं, TPP जिसको बोलते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम, NAD और Mg+2। तो कहने का मतलब ये 5 ऐसे को फैक्टर हैं जो इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक तो हो गया TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, एक हो गया लाइपोइक एसिड, LA लिख रहा हूँ शॉर्ट में, उसके बाद में एक हो गया कोएंजाइम, और एक हो गया इसके अंदर NAD, और एक हो गया इसके अंदर Mg+2। तो ये 5 को फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर चूंकि ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसलिए इसका काम हुआ हाइड्रोजन को रिलीज करना। तो ये क्या करेगा, 2 NAD+ को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 2 NADH+2H आयन के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ रिलीज क्या हो जाएगा, 2 CO2 यहां से रिलीज हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच की प्रोसेस है, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, लिंक रिएक्शन। ठीक है, ये अपन ने बोल दिया लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे। मतलब अगर इसको पायरुविक एसिड को क्रेब साइकिल के अंदर प्रोसीड करवाना अपन को, तो ये प्रोसेस अपन को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने पास क्या आ गए, एसिटोइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल आ गए। एसिटोइल कोएंजाइम के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो 2 से 3 कार्बन का मतलब 1 CO2 निकली। अब यहां से 2 मॉलिक्यूल अपने पास, तो कितनी CO2 निकल गई, 2 CO2। इसलिए अपने पास एसिटोइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन। अब अपने पास जो एसिटोइल कोएंजाइम बना, ये एसिटोइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जाके क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो ये क्रेब साइकिल कहां पर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब चलते चलते इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्रेब साइकिल, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम है साइकिल का, क्रेब्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये जो केमिस्ट हैं एक, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्रेब साइकिल इसको बोलते हैं। और ये क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरी बात, इस क्रेब साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड के साथ साथ में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम आ गए, क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये 6 कार्बन यहाँ पर बने कैसे, देखो 2 कार्बन तो एसिटोइल कोएंजाइम के और 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के आए। 4 और 2 6 मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड कंटिन्यूसली बहुत सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू चलेगा और यहाँ पर बनाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अब देखो इसमें मैंने इनके नंबर डिनोट कर दिए हैं, 1 2, जैसे सिट्रिक एसिड बना, सिस एकोनिटिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना, ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड बना, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बना, सक्सिनोल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसको एक छोटी सी ट्रिक से देखते हैं कि ये साइकिल कैसे याद हो जाए अपने पास। ये देखो, अपन को लिख लेना है CCI, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में लिखना OK, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में SS, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में F, उसके बाद में M स्पेस और O, ऐसे लिखना आपको। ठीक है, CCI OK SS F M O, चुपके चुपके आई ओ काना, सांझ सवेरे फिरूं मैं ओ कृष्णा। ठीक है, चुपके चुपके आई, राधा बोल रही बात, चुपके चुपके आई ओ काना, सांझ सवेरे फिरूं मैं ओ कृष्णा। ठीक है, तो सी से क्या हो गया, सिट्रिक एसिड, उसके बाद में सिस एकोनिटिक एसिड, उसके बाद में आइसोसिट्रिक एसिड, उसके बाद में ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, उसके बाद में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, उसके बाद में सक्सिनोइल कोएंजाइम, उसके बाद में सक्सिनिक एसिड, उसके बाद में फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद में मेलिक एसिड और उसके बाद में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसको 10 प्रोसेस के अंदर बांट लिया, मतलब 10 स्टेप इसकी अपन ने बना ली। अब इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में इसको देखते चलते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग 4th पॉइंट है, देखो इसके अंदर आपको याद रखना प्रोसेस नंबर 6, 4, 6 और 10, 4, 6 और 10। यहां पर क्या होगा, NAD कन्वर्ट किसके अंदर होगा, NADH2 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। 4, 6 और ये 10, यहां पर अपने पास ये जो प्रोसेस एक स्टेप चल रही है, ये एक एसिटोइल कोएंजाइम की याद रखने की बात ये है। इसका मतलब ये है कि जब एसिटोइल कोएंजाइम 2 बार इस पाथवे को फॉलो करेगा तो अपने पास डबल एनर्जी बनेगी। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा आपको।
देखो 4, 6 और 10 के ऊपर, इसका मतलब ये वाली प्रोसेस 4, उसके बाद में ये वाली प्रोसेस 6 और ये वाली प्रोसेस 10। इसमें क्या होगा, NAD कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, NAD कन्वर्ट हो गया NADH2 में। ठीक है, ये आपको याद इसके अंदर रख लेना है। अब आगे देखो, यहां पर मैंने जहां जहां पर स्पेस लगा रखा है, जहां जहां पर स्पेस है वहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। अब इसको देखो थोड़ा शॉर्ट बताऊं, जैसे आई आया, आई कहां पर है, आइसोसिट्रिक, तो इसका मतलब जो अगला एंजाइम होगा उसका नाम आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज होगा। समझे आप मेरी बात, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर मैंने के आगे लगा रखा है, तो जो आएगा वो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर लिख लेना आप। उसके बाद में ये आया सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड के बाद में आया तो इसका मतलब सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। मेलिक एसिड आया तो मेलिक एसिड के बाद में यहां पर मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम तो आपको ऐसे याद हो गए। बाकी जो बचे एंजाइम है, जैसे यहां पर आपको लिख देना एकोटिनेज, और ये भी होगा एकोटिनेज। अब ये प्रोसेस आप देखना, इसके अंदर 6 कार्बन है, यहां पर भी क्या होंगे 6 कार्बन, ये क्या हो गए 6 कार्बन, यहां पर भी कितने कार्बन है 6 कार्बन। यहां आने के बाद में देखो कितने कार्बन रहेंगे 5 कार्बन। इसका मतलब एक CO2 यहां पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्योंकि यहां पर CO2 रिलीज हो रही है, इसलिए अपन उस एंजाइम को क्या बोल देंगे, डी कार्बोक्सिलेज, ऑक्जेलोसक्सिनिक डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ये हो गया। तो 6 कार्बन से कितने कार्बन आ गए 5 कार्बन। यहां पर भी क्या होगी, एक CO2 रिलीज हुई है, इसलिए यहां पर भी आ गया कौन सा एक एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेज। तो 2 एंजाइम काम में आ गए, एक तो डिकार्बोक्सिलेज, एक आएगा यहां पर डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर एक CO2 रिलीज हुई है, तो 5 कार्बन से अपने पास वापस से 4 कार्बन का क्या बन गया अपने पास, सक्सिनोल कोएंजाइम। तो सक्सिनोल कोएंजाइम में कितने रहेंगे फिर 4 कार्बन, इसमें कितने हो गए 5 कार्बन, इधर वाले सभी में 6, और बाकी जब ऊपर चलते जाएंगे तो कंटिन्यूसली कितने रह जाएंगे 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन और ये 4 कार्बन। ठीक है, ये प्रोसेस अपने पास हो गई। अब अपन को देखना अगली प्रोसेस। अब देखो जो 7वें नंबर की प्रोसेस है, 7वें नंबर की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, GDP PI से मिलकर क्या बनाएगा GTP। अगर हम प्लांट के अंदर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा ATP, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट के अंदर यहां पर क्या बनेगा ATP। तो 7वें नंबर की प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस है, यहां पर क्या रहेगा GDP कन्वर्ट किस में हो जाएगा GTP में। उसके बाद में देखो अगला जो पॉइंट है 8वें नंबर की जो प्रोसेस है, 8वें नंबर की प्रोसेस, उसके अंदर क्या होगा FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 के अंदर। 8वें नंबर की प्रोसेस के अंदर FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोसेस के अंदर अपन ने देख लिया कि 4, 6, 10 के ऊपर NADH2 बना, 7 के ऊपर GTP बना और 8 के ऊपर क्या बन गया FADH2। ठीक है, तो टोटल एक साइकिल के अंदर कितना NADH2 बने 1, 2, 3। GTP कितना बना 1 बना, FADH2 कितना बना अपने पास 1 बना। तो 2 साइकिल के अंदर कितने बन जाएंगे, 2 साइकिल के अंदर ये तो बन जाएंगे 6, 3, 3 दूनी 6, ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 2, और FADH2 कितने बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे 2। ठीक है, तो इनकी एनर्जी का क्या है, अपन जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी अपने पास ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल की तरफ आ रही है। अगला पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 7, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये मैंने आपको साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस हुई उसमें बताया था। अब यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ है, कहाँ सबस्ट्रेट के स्तर के ऊपर ही ATP या GTP बन रही है। तो ये जो 7th नंबर प्रोसेस है, ये वाली जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि ATP या GTP यहाँ पर बन रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, जब
सक्सिनोइल कोएंजाइम कन्वर्ट किसके अंदर होता है? सक्सिनिक एसिड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये क्रेब्स साइकिल को देखा। अब अपन देखते हैं इसकी बैलेंस शीट को। देखो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में अपन को 2 एटीपी मिली थी। अगर आपको पीछे वाला थोड़ा याद है तो 6 पोजीशन और 9 पोजीशन अपन को 4 एटीपी मिली थी और 2 एटीपी 1 और 3 नंबर के ऊपर काम में आ गई थी, तो अपने पास 2 एटीपी डायरेक्ट बनी थी। उसके बाद में अपन को 5th पोजीशन के ऊपर मिला था NADH2 और NADH2 से अपन कितने मान रहे हैं? 6 एटीपी। तो 2 NADH2 मिले थे, एक NADH2 से अपन को 3 एटीपी मिलती है, तो 2 NADH2 से कितनी मिल गई? 6 एटीपी। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो मैट्रिक्स के अंदर हुआ था उसके अंदर अपन को कितने NADH2 मिले थे? 2 NADH2। एक NADH2 से 3 एटीपी, तो 2 से कितने हो गई? 6। क्रेब साइकिल के अंदर अपन को चौथी पोजीशन, 6वीं पोजीशन और 10वीं पोजीशन के ऊपर NADH2 मिले थे 3। तो 2 ओवर साइकिल जब चलेगा तो अपने पास कितने NADH2 आ जाएंगे? 6। तो टोटल 6 NADH2 से एटीपी कितनी आ गई? 18। 6 तिये 18। अपन को 8th जो पोजीशन थी उसके ऊपर FADH2 मिला था। FADH2 अपने पास 2 साइकिल से 2 बने थे, तो दोनों से एटीपी कितनी मिल गई? 4, क्योंकि एक FADH2 से 2 एटीपी मिलती है। अपन को 7th पोजीशन के ऊपर GTP मिला था और वो एक GTP से 1 एटीपी के बराबर होता है, तो अपने पास 2 एटीपी यहाँ से मिले। इन टोटल को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल आते हैं कितने? 38। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा 36। उसका मीनिंग देखो, ये जो NADH2 है, ये NADH2 देखो इस डायग्राम के अंदर ये एक सेल बनाई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया मैंने। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना था उस समय NADH2 बना। अब ये NADH2 है कहाँ पर? ये है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में NADH2 से एटीपी बनाने के लिए इसको जाना कहाँ पर पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर क्या रहेगा? इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, उससे फिर इससे एटीपी बनती है। तो ये अलग अलग ऑर्गन के अंदर ये 2 सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब इसके पास 2 शटल सिस्टम है। जिस तरीके से शटल एक साइड से दूसरे साइड जाती है, मतलब ये 2 अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर सकता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए। एक सिस्टम को हम बोलते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल और दूसरे को बोलते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब देखो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, इसको अपन अगर शॉर्ट में लिखे तो लिख दिया अपने GPS। देखो GPS सिस्टम किसके अंदर रहेगा? ब्रेन के अंदर, और रहेगा किसके अंदर? बर्ड की मसल्स के अंदर। बर्ड उड़ते हैं तो सूचना, वही बात GPS वाली बात हो गई। ब्रेन है, ब्रेन भी सूचना पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से याद रख लेना आप इसको कि GPS कहां पर हो गया? ब्रेन और बर्ड्स के अंदर। वहां पर क्या होता है? 2 एटीपी इस NADH2 को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने में खर्च हो जाएंगी। 2 एटीपी कहां पर खर्च हो जाएंगी? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाने में। इसलिए अपने पास ये जो एटीपी मिल रही है यहाँ पर 4 ही मिलेंगे, तो 4 मिलेंगे तो फिर जोड़ेंगे तो अपने पास कितने रहेंगे? 36। मेलेट एस्पार्टेट शटल जो होता है उसके अंदर क्या रहेगा? टोटल अपने पास कितनी मिलेंगी? 38। और ये किडनी है और लीवर है और बहुत सारे ऑर्गन है, उनके अंदर ये शटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया जाएगा, इसलिए टोटल यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 38 एटीपी। इस तरीके से अपन ने बैलेंस शीट देख ली, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब जो अगला पोर्शन है अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, उसको इसके अगले पार्ट में देखते हैं, अदरवाइज ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको फिर शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत धन्यवाद।